according to me, one of the difficult subject of your entire engineering curriculum. मुझे लगता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जितना डिफिकल्ट एओए करके सब्जेक्ट था आपका, या जितना डिफिकल्ट माइक्रो प्रोसेसर था, उतना ही डिफिकल्ट आपका एसपीसीसी है। एसपीसीसी के लिए ना तुम्हारे 2 सब्जेक्ट थोड़े से अच्छे होने जरूरी है, या क्या बोलते हैं उनको, प्री रिक्विजिट होने चाहिए। एक तो आपका टीसीएस करके जो सब्जेक्ट था, वो आपका थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और दूसरा आपका माइक्रो प्रोसेसर करके जो सब्जेक्ट था, वो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका म्यूपी अच्छा है, अगर आपका टीसीएस अच्छा है, तो आप एसपीसीसी काफी इजीली टैकल कर सकते हो। इजीली तो नहीं, बट अच्छे से टैकल कर सकते हो। बट डोंट वरी, अगर आपका टीसीएस म्यूपी इतना अच्छा नहीं भी है, तो भी इधर हम लोग एसपीसीसी को अच्छे से हैंडल करेंगे। यू विल गेट एवरीथिंग, दैट इज माय गारंटी। हाँ, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बस एक बात याद रखना, कोई भी आपका लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। सो डू नॉट मिस अ सिंगल लेक्चर, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपका एक लेक्चर मिस हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो लेट मी स्टार्ट विथ अ न्यू सब्जेक्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। जरा मुझे फीडबैक दीजिए, मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? Yes, sir. ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद द न्यू सब्जेक्ट, दैट इज एसपीसीसी, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। यार स्टूडेंट, सब्जेक्ट की बात करूं तो बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह ना, इस सब्जेक्ट के अंदर भी आपको टोटल 6 यूनिट्स पढ़ने। जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, हाँ ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर नॉर्मली यही होता है ना, इंट्रोडक्शन करके। तो इंट्रोडक्शन टू सिस्टम प्रोग्रामिंग करके टॉपिक चैप्टर का नाम है, लेकिन हाँ इसको इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो भी चलेगा। इंट्रोडक्शन के बाद जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है असेंबलर। असेंबल या असेंबलर का आपने अभी तक नाम सुना रहेगा। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर असेंबलर क्या है, उसका प्रोग्राम कैसा होता है, और उसके प्रॉब्लम कैसे होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट प्योरली प्रॉब्लम बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखो ना यूनिवर्सिटी का, आपको सारे पेपर में ना ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो असेंबलर के अंदर भी वही है, थोड़ा सा थियरी है और बहुत सारे आपको प्रॉब्लम इसके अंदर करने हैं सॉल्व। स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू? No, sir. It's showing sharing. It is loading, sir. Okay, let me try once again. मैं एक बार बंद करके चालू करता हूँ। Is it visible now? Yes, sir. Okay. Thank you. तो मेरे सेकंड चैप्टर का नाम है असेंबलर। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, असेंबलर के अंदर भी अपने को थोड़ा सा थियरी देखना है, असेंबलर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह, एंड देन उसके अंदर के प्रॉब्लम सॉल्व करने। इसके अंदर प्रॉब्लम भी है, इसके अंदर प्रोग्राम्स भी है। जैसा असेंबलर है, वैसे मेरा तीसरा चैप्टर जो है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है मैक्रो प्रोसेसर। हाँ, बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में मैक्रो प्रोसेसर कंपैरेटिवली काफी इजी चैप्टर लगता है। अगर आपको आपके प्रोग्रामिंग का फंक्शंस मेथड्स याद है सी के अंदर हमने फंक्शन पढ़े थे, जावा के अंदर हमने मेथड्स पढ़े थे, तो फिर वैसे असेंबली लैंग्वेज के अंदर मैक्रो प्रोसेसर होता है। इट्स नॉट माइक्रो प्रोसेसर, इट्स अ मैक्रो प्रोसेसर। तो मैक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके प्रोग्राम्स हम लोग अब पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 में, मैक्रो प्रोसेसर के अंदर। जो मेरा फोर्थ चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है लोडर्स एंड लिंकर्स।
एक्चुअली दो अलग अलग चैप्टर है, दोनों को एक यूनिट के अंदर डाला गया है। मेरे चैप्टर का नाम है लोडर्स एंड लिंकर। लिंकर का पार्ट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हाँ मेनली तो इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले, लोडर्स के ऊपर। अगेन लोडर्स के अंदर के, उसके अंदर के अलग अलग फ्लो चार्ट, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं। ये 4 चैप्टर आपके एक सेक्शन के अंदर आता है। एक्चुअली इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही छोटा है। मतलब आप देखोगे ना, आज हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म भी कर देंगे तो इंट्रोडक्शन डजंट मेक एनी सेंस। हार्डली 2 या 4 मार्क का क्वेश्चन उसके ऊपर नॉर्मली एक हाथ पूछा जाता है। मेन तो ये 3 चैप्टर है, असेंबलर, मैक्रो प्रोसेसर, लोडर्स एंड लिंकर। ये आपका एसपीसीसी का पार्ट 1 कंप्लीट करता है, जिस पर्टिकुलर पार्ट का नाम है सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग खत्म होने के बाद हम लोग अपना सिलेबस का सेकंड पार्ट चालू करते हैं। सेकंड पार्ट चालू करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है कंपाइलर्स। एक्चुअली जो पुराना वाला सिलेबस था ना स्टूडेंट, वहां पे कंपाइलर के ऊपर टोटल 8 चैप्टर्स थे, लेकिन अभी उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए सारे सब्जेक्ट के अंदर 6 यूनिट रखना है ना उनको, इसके लिए उन्होंने उन 8 चैप्टर को 2 यूनिट के अंदर डिवाइड कर दिया। तो कंपाइलर के अंदर हम लोग एनालिसिस रिलेटेड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, वो जो 8 चैप्टर थे उसके अंदर के पहले 4 चैप्टर हम लोग अपने मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड जैसे मैंने बोला, मेरे लास्ट मॉड्यूल का नाम भी कंपाइलर सी है, जिसके अंदर हम लोग कंपाइलर का सिंथेसिस फेज पढ़ने वाले हैं। तो जो बचे हुए 4 चैप्टर्स है ना, वो मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर पढ़ने वाले। तो सिलेबस उन्होंने कम नहीं किया, जिधर 8 चैप्टर थे उन्होंने 4-4 करके 2 यूनिट के अंदर डिवाइड कर दिया, कंपाइलर्स एनालिसिस एंड कंपाइलर्स सिंथेसिस। ये आपके सिलेबस का सेकंड वाला पार्ट बना देते हैं, जिसका नाम है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। एंड हेंस मेरे पूरे सब्जेक्ट का नाम है एसपीसीसी, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। हम लोग ना इधर पढ़ते समय भी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पढ़ने वाले इसको, मतलब लाइन बाय लाइन ही पढ़ने वाले। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर बीच में पढ़ने वाले बाद में कोई बाद में देखने वाले, ऐसा नहीं। यूनिट 1 2 3 4 5 6 हम लोग सीक्वेंस में देखने वाले हैं। जैसे मैंने बोला, 2 चीजें। पहली बात तो प्योर प्रॉब्लम एंड प्रोग्राम बेस्ड चैप्टर्स है, तो सब एक अच्छे से नया सा नोटबुक बनाइए। जो भी आपको सिखाऊंगा, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, ट्रस्ट मी, पेपर उसमें से ही आएगा। तो जो भी इधर सिखा रहा हूं ध्यान से सीखिए, उसको अपने नोटबुक के अंदर लिख दीजिए। एंड दूसरा, किसी का भी कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। आई नो यू गॉट द रिकॉर्डिंग एंड ऑल, बट स्टिल जो लाइव लेक्चर में होता है वो लाइव लेक्चर में ही अच्छा लगता है। तो बेसिकली डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर। इज इट क्लियर? चलो मुझे सबका भी फीडबैक आने दीजिए। शैल वी स्टार्ट देन द चैप्टर फर्स्ट? Yes, sir. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ माय फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने बोला, ये बहुत छोटा चैप्टर है, बस छोटे छोटे डेफिनेशंस अपने को यहाँ पे पढ़ने, एंड बस द चैप्टर गेट्स ओवर। मेन तो एसपीसी से चालू होता है आपके असेंबलर से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मेरे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम प्रोग्रामिंग। अभी सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या है वो जानने से पहले पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम। यार स्टूडेंट, आपने आपके प्रीवियस सेमेस्टर में जो भी प्रोग्रामिंग पढ़े ना, ऑल आर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। आपने जावा पढ़ा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। आपने पाइथन पढ़ा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। इन सिंपल लैंग्वेज, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेट मी राइट दैट, मैं अगर किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्रामिंग में यूज करता हूं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम में यूज करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है।
It may be factorial of a number, can be a problem. It may be sum of digits of a number, can be a problem. It may be array को sort करना, जो हमने अपने previous semester में बहुत बार किया था, can be a problem. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जो भी प्रोग्राम लिखता हूं, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्राम. तो जैसे मैंने बोला, आपने आपके प्रीवियस सेमेस्टर में सी में, जावा में, पाइथन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो प्रोग्राम लिखे थे, एवरीथिंग कम्स अंडर एप्लीकेशन प्रोग्राम. लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ साथ जो दूसरा प्रोग्राम काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम प्रोग्राम. जिधर एप्लीकेशन प्रोग्राम का मैंने हिंदी में डेफिनेशन लिखा है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्राम. वही यू नो सिस्टम प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या है? सिस्टम प्रोग्राम का डेफिनेशन है मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को, देखो मैं एरो कहां से लेके आ रहा हूं, मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोग्राम होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम प्रोग्राम. तो अगर मैं एकदम धीरे से बोलूं स्टूडेंट्स, तो सिस्टम प्रोग्राम का काम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है. सिस्टम प्रोग्राम क्या करता है? तो सर जो आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता है. मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंपाइल, एग्जीक्यूट, रन करने का काम जो प्रोग्राम करता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम प्रोग्राम. तो दोनों में एक डिफरेंस है, जरा ध्यान से देखिए. एप्लीकेशन प्रोग्राम स्पेसिफिक ऑपरेशन या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जैसे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. एरे को सॉर्ट करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. लेकिन वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने लिखा, वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने लिखा, उसको एग्जीक्यूट करने का काम सिस्टम प्रोग्राम करेगा. और ये जो हमने चैप्टर के नाम में भी गिनवाए ना, एसपी के अंदर, सिस्टम प्रोग्राम के अंदर, इनका काम यही होता है. असेंबलर, मैक्रो प्रोसेसर, लोडर, लिंकर यही काम करते हैं. ठीक है? तो फिलहाल बस एक लाइन आपको याद रखना है, सिस्टम प्रोग्राम क्या करता है. सर सिस्टम प्रोग्राम मैंने जो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा रहेगा उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है. इज इट क्लियर? आगे जाके अगर मैं मेरा पहला टॉपिक देखूं, तो पहले टॉपिक में मुझे इन दोनों को डिफरेंशिएट ही करना है. तो चलो अभी बात छेड़ी दी है, तो दोनों का डिफरेंस भी फटाफट देख लेते हैं. डिफरेंस देखना है मतलब ऑब्वियसली मुझे दो कॉलम बनाने पड़ेंगे. कोई प्लीज कुछ भी मत लिखिए, आपको पता है जो भी रिक्वायर्ड है आपको सब लिखा के दूंगा, मेरे स्लाइड के अंदर रहेगा, आपको बाद में कॉपी करना है. फिलहाल सिर्फ ध्यान रखिए और बाय हार्ट कर दीजिए आंसर्स. जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में मुझे दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग. अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्राम को कभी कभी एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बोला जाता है, कभी कभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, कोई भी फर्क नहीं है. whereas the second one is सिस्टम प्रोग्रामिंग, जिसको सिस्टम प्रोग्राम बोलूंगा तो भी चलेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलूंगा तो भी चलेगा. यार मुझे इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है. लेट्स स्टार्ट. पहला डिफरेंस तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल दिया. कहने से एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, whereas सिस्टम प्रोग्राम का काम होता है मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना. तो दोनों का पहला डिफरेंस तो मुझे मिल गया. एप्लीकेशन प्रोग्राम एक हद प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को या उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेरा सिस्टम प्रोग्राम करेगा. सेकंड डिफरेंस, एप्लीकेशन प्रोग्राम नॉर्मली ना स्टूडेंट हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है. अच्छा याद करो, सीपी के टाइम पे एक बार सिखाया था, लॉन्ग लॉन्ग अगो, वंस अपॉन अ टाइम, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज. जरा मुझे फीडबैक दीजिए, मेरा आवाज आ रहा है सबको? मैं अकेला काफी देर से बड़बड़ कर रहा हूं, आपसे कुछ आवाज Yes, नहीं आ sir. रहा है मुझे.
ठीक है, Yes, बीच sir. बीच में फीडबैक दीजिए मुझे, जरा इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन। थोड़ा सा इधर से पॉज लेता हूं, जरा वो टॉपिक एक बार फटाक से रिवाइज करके आता हूं। डू यू रिमेंबर स्टूडेंट, जब हमने सीपी पढ़ा था, मैंने, आपने जिधर से ही पढ़ा रहेगा उन्होंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया रहेगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। दुनिया का जो सबसे पहला प्रोग्रामिंग है, दैट इज कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज। Guys, you know low level language is also called as a machine code language, or it is also called as a binary code language. कोई अनम्यूट करके मुझे बोल सकता है लो लेवल लैंग्वेज को बाइनरी कोड लैंग्वेज क्यों बोला जाता है रे? 0-1 में रहता है। बराबर, क्योंकि सर ये ऐसा लैंग्वेज होता है ना जिसके अंदर बस 2 ही एंटिटीज होते हैं, 0 एंड 1। इसके लिए इसको बोला जाता है बाइनरी कोड लैंग्वेज। सर इसको मशीन कोड इसके लिए बोला जाता है क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, वो मेरे कंप्यूटर को, मशीन को डायरेक्टली समझ में आता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मशीन कोड लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज का बेनिफिट ये है कि लो लेवल लैंग्वेज मेरे कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आता है, मशीन को डायरेक्टली समझ में आता है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं मशीन कोड लैंग्वेज, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोड लैंग्वेज। लेकिन एवरी कॉइन हैज टू साइड। जिधर उसका ये एडवांटेज है कि भाई ये मेरे मशीन को डायरेक्टली समझ में आता है, भाई उसका एक प्रॉब्लम भी है। मशीन को समझ में आता है, लेकिन बेचारा जो मेरा प्रोग्रामर है, उसको तो हर चीज बाइनरी में लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे यूजर को इजी पड़े, इसके लिए याद करो, एक सेकंड टाइप का लैंग्वेज बनाया गया, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। आज भी ना स्टूडेंट, असेंबली लैंग्वेज आपके माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर यूज होता है। इवन असेंबलर करके जो चैप्टर है ना अपना, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर अपने को असेंबली लैंग्वेज देखना है। लो लेवल लैंग्वेज के बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में बस 2 ही एंटिटीज थे, 0 एंड 1। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए अपने को 2 चीजों को यूज करना पड़ता था। असेंबली लैंग्वेज के अंदर होते हैं ऑपकोड्स, एंड असेंबली लैंग्वेज के अंदर होते हैं सिंबल्स। तो अगर आपने कोई भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम देखा ना, ऑब्वियसली हम लोग ये सब्जेक्ट के अंदर देखने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑपकोड्स दिखाई देंगे, आपको सिंबल दिखाई देंगे, ऑपकोड दिखाई देंगे, सिंबल दिखाई देंगे, ऑपकोड्स दिखाई देंगे, सिंबल दिखाई देंगे। ये जो ऑपकोड्स होते हैं ना, ऑपकोड्स वो फिक्स होते हैं, मतलब इनको ना मैं चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 2 वेरिएबल को ऐड करना है, ऐड करने के लिए नॉर्मली हम लोग प्लस यूज करते हैं, नहीं प्लस यूज नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए आपको ऑपकोड ऐड, एडीडी ऐसा लिखना पड़ता है। अगर मुझे सेव करना है तो उसके लिए स्टोर करके ऑपकोड लिखना पड़ता है। तो असेंबली लैंग्वेज का पॉइंट ये था कि असेंबली लैंग्वेज में अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है ना स्टूडेंट्स, तो प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे ये ऑपकोड्स रिमेंबर करने पड़ेंगे। मेरे पास ये ऑपकोड्स मुझे पता होने चाहिए, तो ही उन ऑपकोड को यूज करके मैं अपना कोड लिख सकता हूं, मैं अपना प्रोग्राम लिख सकता हूं। हाँ, बाइनरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में इजी था क्योंकि उधर तो सब 0-1 में चल रहा था। ऑफकोर्स नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स होते, उनको याद रखना कंपैरेटिवली इजी था। बट स्टिल अगर आपको असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है, तो तुम्हारे दिमाग में सारे ऑफकोर्स होने चाहिए, तब जाके आप वो कोड लिख सकते हो। इतने सारे ऑपकोड बाय हार्ट करना थोड़ा सा फिजिबल नहीं था। इसके लिए तीसरा लैंग्वेज बनाया गया, जिसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। हमने जो पढ़ा ना, सी, जावा, पाइथन, वी ऑल नो ना, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में तो उसने यूजर को एकदम ही फ्रीडम दे दिया। हम लोग अपना खुद का वोकैबुलरी, खुद का लैंग्वेज यूज करके कोड लिख सकते हैं। आपको कोई भी ऐसे फिक्स ऑपकोड या फिक्स सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है। You can use your own word, you can use your own vocabulary, you can use your own statement to write the program. ऐसे लैंग्वेज को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये 3 टाइप के लैंग्वेजेस थे। जैसे मैंने बोला
मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और आप सब एग्री करोगे। आपने जो सी पढ़ा है, आपने जो जावा पढ़ा है, आपने जो पाइथन पढ़ा है, ऑल आर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑल वी स्टडीड इन हाई लेवल लैंग्वेज ओनली। वेयर एज जो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो नॉर्मली लो लेवल लैंग्वेज में या फिर असेंबली लैंग्वेज में होता है। ओके स्टूडेंट, तो जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब हम लोग पढ़ने वाले इन लो लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज। दैट टू अगर मैं क्लियर करूं तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, सिस्टम प्रोग्राम हमेशा असेंबली लैंग्वेज में होता है। एक और डिफरेंस टेक्स्ट बुक में लिखा है, उनका कहना यह है अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, आई मीन टू से विदाउट दिस आपका सिस्टम रन करेगा। हाँ ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस की बात है ना यार, अगर मेरे मशीन में फैक्टोरियल का प्रोग्राम नहीं है तो क्या मेरा मशीन नहीं काम करेगा? क्या नहीं करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम होना नहीं होना सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर आपके पास नहीं है, आपका सिस्टम रन करेगा तभी भी। लेकिन अगर आपके मशीन में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिस्टम प्रोग्राम तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। तुम्हारे कंप्यूटर के अभी आप सिस्टम प्रोग्राम के अंदर बस ये 2-3 एग्जांपल ही देख रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इवन दैट इज आल्सो अ सिस्टम प्रोग्राम। आपका जो एडिटर है दैट इज आल्सो अ सिस्टम प्रोग्राम। तो ओएस तो चाहिए ना भाइयों मशीन के अंदर। तो अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम प्रोग्राम नहीं है, तो आपका मशीन काम नहीं करता। नेक्स्ट, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। एकदम एग्री। मैं यूजर कंपाइल करता हूं, रन करता हूं। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन नहीं होते, हम लोग उसको रन करते हैं, यूजर रिक्वेस्ट करता है। सिस्टम प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होते हैं। जैसे आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे सिस्टम प्रोग्राम रन करना चालू करेगा। जैसे आप अपना कंप्यूटर ऑफ करोगे सिस्टम प्रोग्राम रन करना बंद करेगा। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को आपको एक्सप्लिसिटली रन करना पड़ता है, सिस्टम प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होता है जैसे आप कंप्यूटर चालू करते हो वैसे। एंड लास्ट डिफरेंस, थोड़ा सा पहला ही पॉइंट को इधर रिपीट कर रहा हूं मैं। मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे हाँ एरे को सॉर्ट करना, इट्स अ पर्पस कि मुझे एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे हाँ फैक्टोरियल निकालना हैज अ पर्पस, मुझे नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक पर्पस होता है, सिस्टम प्रोग्राम का कोई पर्पस नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पर्पस नहीं होता। दे आर जेनरिक पर्पस होता है उनका, या जनरल पर्पस होता है। असेंबलर का काम है असेंबल करना, कंपाइलर का काम है कंपाइल करना, मेरे मैक्रो प्रोसेसर का काम है मैक्रोस को रन करना। उनका पर्पस जनरल होता है, स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं होता। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने जो जो बोला, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. एक बार फटाफट रैपिड फायर खेलते हैं। मैं जितना क्विकली क्वेश्चन पूछूंगा उतना ही मुझे क्विकली सब लोग अनम्यूट करके आंसर देंगे। ओके मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन, सिस्टम प्रोग्राम डैश को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम। बरोबर, सिस्टम प्रोग्राम किसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। बरोबर। दूसरा, एप्लीकेशन प्रोग्राम के ना कोई तो एक दो एग्जांपल मेरे मुंह पे मारो। एडिटर, कंपाइलर।
एप्लीकेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम के एक दो एग्जांपल मुझे बताओ। कंपाइलर number or not? प्रोग्राम के अंदर, हाँ बराबर, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, राइट ना स्टूडेंट्स? अच्छा, डिफरेंस मुझे बताओ, सिस्टम प्रोग्राम कौन से लैंग्वेज में नॉर्मली लिखा जाता है? सिस्टम प्रोग्राम लो कौन लेवल से लैंग्वेज लिखा जाता है? आइदर लो लेवल लैंग्वेज में होता है या फिर कौन सा लैंग्वेज में होता है? असेंबली लैंग्वेज। बरोबर। सिस्टम प्रोग्राम कब ऑटोमेटिकली रन होगा? कंप्यूटर ऑन रहेगा तो। और जैसे कंप्यूटर ऑफ कर दूंगा, कहने से सिस्टम प्रोग्राम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा टॉपिक है, आराम आराम से जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? चलो एक काम करते हैं, पहले डिफरेंस वगैरह लिख लेते हैं, डेफिनेशन, एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए स्लाइड से मेरी विजिबल? Yes, sir. सब्जेक्ट का नाम तो आपको पता है, प्रोफेसर का नाम भी आपको पता है, और मेरे इनिशियल्स भी आपको पता है, ठीक है? स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। चैप्टर का नाम लिखिए। डन? सर, जो सॉफ्टवेयर रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो सिस्टम में आएंगे या एप्लीकेशन में आएंगे? जो सॉफ्टवेयर आपको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। जैसे मैंने बोला ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका कोई भी ड्राइवर है, इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम आर लाइक योर नॉर्मल प्रोग्राम, जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े ना, ऑल दोज आर एप्लीकेशन प्रोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी प्रोग्राम्स है, ऑल आर सिस्टम प्रोग्राम। सर, तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे नोड जेएस सिस्टम प्रोग्राम में आएगा या एप्लीकेशन में आएगा? नोड जेएस जो है सॉफ्टवेयर, दैट इज अ सिस्टम प्रोग्राम, बट उसके अंदर अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, दैट इज द एप्लीकेशन प्रोग्राम। गॉट इट? Tell me once you have completed, huh?
एडिटर भी सिस्टम प्रोग्राम रहता Editor is also a system program. है। थैंक यू। Done, sir. Yeah, write it down. This is a difference जो हमने देखा था. Done, students? Done, sir. Done? Yes, sir. Okay. चले आगे बढ़ते हैं.
सिस्टम प्रोग्राम क्या है वो तो सबको बेसिकली पता चला। एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। थोड़ा सा अगर मैं स्टेटमेंट को मॉडिफाई करूं, मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प जो करता है, दैट इज सिस्टम प्रोग्राम। अभी हम लोग सिस्टम प्रोग्राम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से है वो देखने वाले। ठीक है, मेरा टॉपिक अभी यही है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे तो कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ प्रोग्राम है, उनके ऊपर तो पूरा की पूरा चैप्टर अपने को आगे जाके देखना है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनका बस डेफिनेशन आपको याद रखना है, नथिंग एल्स। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं या सिस्टम प्रोग्राम की बात करूं, आई एम सॉरी, मेरा जो सबसे पहला प्रोग्राम आता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम है या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम है असेंबलर। असेंबलर ना स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा कंपाइलर की याद दिलाता है। यू रिमेंबर व्हाट इज कंपाइलर? कोई अनम्यूट करके मुझे बता पाएगा कंपाइलर क्या है? बाय द वे मेरा सेकंड सॉफ्टवेयर कंपाइलर ही है, चलो उधर से फिर चालू करता हूं। कंपाइलर क्या है, क्या करता है कंपाइलर? जिन्होंने मेरे से सीपी पढ़ा है ना, उनको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था व्हाट इज द यूज ऑफ कंपाइलर। HLL को LLL में कन्वर्ट कर। बरोबर बरोबर बरोबर, कुछ ऐसा था, याद है आपको? नॉर्मली हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन मेरे कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ में आता। कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है जरा बताइए मुझे। लो लेवल लैंग्वेज। बरोबर, कहने से कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन कोड लैंग्वेज, राइट ना? लो लेवल लैंग्वेज समझ में आता है। अच्छा, मशीन कोड लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी कोड लैंग्वेज, इनको ना अभी आप एक नया नाम भी दे सकते हो, उनको आप ऑब्जेक्ट कोड लैंग्वेज बोलोगे तो भी चलेगा। एसपीसीसी में जो टेक्स्ट बुक हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नाम है डोनोवन, सिस्टम प्रोग्रामिंग करके टेक्स्ट बुक का नाम है, और ऑथर का नाम है डोनोवन। उसने ऑब्जेक्ट कोड करके वर्ड यूज किया है। तो ठीक है ना, फर्क क्या पड़ता है? हम लोग भी मशीन कोड लैंग्वेज को या लो लेवल लैंग्वेज को या बाइनरी कोड लैंग्वेज को अभी से ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे। तो कंपाइलर का काम था मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को मेरे ऑब्जेक्ट कोड में मतलब मशीन कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ये जो कन्वर्जन है वो करता था मेरा कंपाइलर। एंड स्टूडेंट वाइस वर्सा आल्सो ट्रू, राइट ना? वो मेरे मशीन कोड लैंग्वेज को फिर से हाई लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करता था, राइट स्टूडेंट? हमने डेफिनेशन यही दिखा रहेगा, याद करो। इट इज अ ब्रिज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली कंपाइलर का डेफिनेशन इधर हम लोग यही देंगे, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड लैंग्वेज। जिधर कंपाइलर हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, वैसे ही मेरा असेंबलर, याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता, हाई लेवल लैंग्वेज के पहले भी एक लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर एज द नेम सजेस्ट मेरे असेंबली लैंग्वेज को मेरे मशीन कोड में, या क्या बोलते हो उसको, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम मेरा असेंबलर करता है। तो अगर आपने प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा तो आपको असेंबलर यूज करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा तो आपको कंपाइलर यूज करना पड़ेगा। तो जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, मेरे असेंबली लैंग्वेज को मेरे मशीन कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम मेरा असेंबलर करता है। तो इन सिंपल वर्ड, जो हाई लेवल लैंग्वेज के साथ कंपाइलर करता है वही असेंबली लैंग्वेज के साथ मेरा असेंबलर करेगा। इज माय डेफिनेशंस क्लियर? Yes, sir.
तो अगर आपने असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा असेंबलर। अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा तो आपको यूज करना पड़ेगा कंपाइलर। इतना सिंपल डेफिनेशन है दोनों का। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो मेरा तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका नाम है मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर। फिलहाल मैक्रो क्या है वो देख लेते हैं। मैक्रो को एग्जीक्यूट करने के लिए जो होता है उसका नाम है मैक्रो प्रोसेसर। तो मैक्रो क्या है पहले वो देख लेते हैं। याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 10 मिनट पहले बोला था, हमने जो अपने सीपी के अंदर, जावा के अंदर, पाइथन के अंदर जो फंक्शंस देखे थे ना, फंक्शन, वहां पे फंक्शन होते हैं, यहाँ पे काम होता है मैक्रो का। याद करो, सी की बात करता हूं मैं। सी में फंक्शन में कुछ ऐसा लिखा करता था, वॉइड, मेरे जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसका नाम, फंक्शन को हम लोग इधर डिफाइन करते थे, याद करो ऐसे। एंड बाद में ना किधर तो प्रोग्राम के अंदर मुझे मेरे पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना पड़ता था। यू रिमेंबर स्टूडेंट? जैसे मेरे पर्टिकुलर कंपाइलर को कॉल दिखेगा वो डेफिनेशन के पास जंप करता था, डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करता था और वापस आके बचे हुए स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता था। एग्री स्टूडेंट्स? तो जो काम सी में फंक्शन करता है, जावा में मेथड्स करते हैं, पाइथन में मेथड्स या फंक्शन करते हैं, वही असेंबली लैंग्वेज के अंदर सेम काम करने के लिए होते हैं मैक्रो। चलो अभी बात छेड़ी दी है तो मैं आपको बता दूं मैक्रो बनाते कैसे हैं। यार स्टूडेंट, अगर मुझे कोई भी मैक्रो क्रिएट करना है ना तो उसके लिए मैक्रो कैप्स में करके कीवर्ड है। मैक्रो कीवर्ड के बाजू में मुझे मेरे मैक्रो का नाम लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैक्रो का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे फंक्शन का नाम भी कुछ भी हो सकता है। मैंने F1 करके नाम लिखा था थोड़ी देर पहले, वैसे मैक्रो का नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई अज्यूम कि मेरे पर्टिकुलर मैक्रो का नाम है XYZ, नेम कैन बी एनीथिंग। अच्छा, उस पर्टिकुलर मैक्रो के अंदर मैं मेरे मैक्रो का डेफिनेशन लिखूंगा। जैसे याद है फंक्शन का भी हमने डेफिनेशन लिखा था वैसे मुझे मैक्रो का भी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज है तो जो भी कोड रहेगा उसके अंदर आपको तो पता है कुछ ऑपकोड्स रहेंगे, कुछ सिंबल रहेंगे। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि असेंबलर के अंदर इनको सबको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल सपोज अज्यूम करता हूं मेरा पहला इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है, लोड ए। अभी लोड क्या है, वह क्या है, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इंस्ट्रक्शन याद रखो, लोड ए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है सपोज मेरा ऐड करके मेरा ऑपकोड है ए कॉमा बी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मेरा सपोज स्टोर सी। बस ये 3 स्टेटमेंट मेरे मैक्रो के अंदर है। अच्छा, ये भी ना आपके पाइथन की तरह वो इंडेंटेशन बेस्ड होता है, तो ये 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हो मैंने स्पेस करके लिखा, मतलब ये अज्यूम्ड है कि ये तीनों स्टेटमेंट मेरे मैक्रो के अंदर आता है। क्लियर स्टूडेंट? तो मैक्रो XYZ करके मैक्रो है, उसके अंदर मैंने 3 रैंडम स्टेटमेंट लिखे। वो स्टेटमेंट का मतलब क्या है फिलहाल उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, बस रैंडम 3 स्टेटमेंट है। मैक्रो खत्म होने के बाद मुझे मैक्रो को एंड करना पड़ेगा। मैक्रो को एंड करने के लिए MEND करके कमांड होता है, स्टैंड फॉर मैक्रो एंड। ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरा जो XYZ करके मैंने मैक्रो बनाया था वो मेरा XYZ करके मैक्रो खत्म हो गया। अच्छा, मैक्रो खत्म होने के बाद इट मे पॉसिबल कि कुछ स्टेटमेंट्स है एंड देन मुझे ये मैक्रो को कॉल करना है। नॉर्मल फंक्शन में कैसे कॉल करते समय हमने F1 को ऐसा कॉल किया था यहां पे, वैसे ही अगर मुझे मैक्रो को कॉल करना है, मैक्रो का नाम है XYZ, तो मुझे बस इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा XYZ, दैट्स इट। मेरा मैक्रो प्रोसेसर जैसे मैक्रो का नाम देखेगा
फिर से बोलता हूं, मेरा मैक्रो प्रोसेसर जैसे मैक्रो का नाम देखेगा वो उस नाम को मैक्रो के डेफिनेशन के साथ रिप्लेस करेगा। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जंप करके उधर जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, वापस आएगा, ऐसा नहीं होता। ये जंप नहीं करता। मेरे स्टेटमेंट ध्यान से देखो, जैसी मैक्रो का कॉल देखेगा वो उसको डेफिनेशन के साथ रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो XYZ के बदले क्या कंसिडर किया जाएगा? सर मैक्रो का डेफिनेशन। क्या मैक्रो का डेफिनेशन है? सर कुछ ऐसा है ना, लोड ए, एड ए कॉमा बी और स्टोर सी। तो ये जो मैक्रो का डेफिनेशन हमने लिखा था, सेम डेफिनेशन यहां पे मेरे कॉल को रिप्लेस कर देगा। तो जिधर जिधर आप XYZ लिखोगे, उस XYZ के बदले वो मैक्रो का डेफिनेशन रिप्लेस कर देता है, डाल देता है। मतलब वो स्टेटमेंट वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद भी मेरा कुछ कोड हो सकता है और मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है। ये जब मैं कॉल करता हूं मैक्रो को, उस कॉल को वो मैक्रो के डेफिनेशन के साथ रिप्लेस करता है। ये रिप्लेस करने का काम, ये प्रोसेस करने का काम जो करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो प्रोसेसर। तो मैक्रो इज लाइक अ फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन को कॉल के साथ रिप्लेस करने का काम मैक्रो प्रोसेसर करता है। दैट इज माय थर्ड सिस्टम प्रोग्राम कॉल्ड एज मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर। मैं पॉज लेता हूं। क्लियर है सबको मैंने क्या क्या बोला अभी तक? Yes, sir. नो कंफ्यूजन बिटवीन मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर, बरोबर ना? सर मैक्रो मतलब एक डेफिनेशन, फंक्शन की तरह है, लेकिन रिप्लेस करने का काम, मैक्रो के कॉल को मैक्रो के डेफिनेशन के साथ या बॉडी के साथ रिप्लेस करने का काम जो करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो प्रोसेसर। एम आई क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ता हूं। यार चौथा तो ठीक है, अभी है सिलेबस में, इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूं। उसका नाम है ट्रांसलेटर। यार ये तो नाम से अपने को समझ में आता है। ट्रांसलेटर बेसिकली क्या करता है? तो सर मेरे एक प्रोग्राम को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम मेरा ट्रांसलेटर करता है। मैंने प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 लिखा है, बट आप ऐसे पकड़ के चलो, प्रोग्राम 1 मतलब एक लैंग्वेज में लिखा है, प्रोग्राम 2 दूसरे लैंग्वेज में लिखा है। तो एक लैंग्वेज का प्रोग्राम दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम मेरा ट्रांसलेटर करता है। तो स्टूडेंट मैं ऐसे बोलूंगा तो भी चलेगा। हाँ, आपका असेंबलर और आपका कंपाइलर एक्चुअली ट्रांसलेटर के दो टाइप्स है। एग्री करोगे मेरे से? Yes, sir. क्योंकि वो भी तो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, राइट है ना? तो जो भी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांसलेटर, दैट्स इट। हाँ, पांचवा काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा जो पांचवा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका नाम है लिंकर। आपको याद तो है ना, लिंकर नाम का अपने को एक पूरा चैप्टर भी पढ़ना है, लिंकर्स करके। अभी लिंकर का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगेन थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। आप प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखो या असेंबली लैंग्वेज में लिखो, असेंबलर कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं रे? ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा, आइदर असेंबली में लिखा रहेगा या हाई लेवल में लिखा रहेगा। असेंबली में लिखा रहेगा तो असेंबलर, हाई लेवल में लिखा रहेगा तो कंपाइलर। उसको किस में कन्वर्ट करेगा मुझे बताइए?
आई एम आस्किंग ऑब्जेक्ट कोड। में कन्वर्ट करेगा। तो सपोज मैंने प्रोग्राम लिखा, असेंबलर ने या कंपाइलर ने कहना से उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया। लेट्स कॉल इट एज ऑब्जेक्ट कोड 1। ये ऑब्जेक्ट कोड 1 जो है वो मेरा मेन प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड है। लेकिन एट द सेम टाइम स्टूडेंट, आपको ये भी याद आता रहेगा, कभी कभी ना मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ना एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी यूज करता हूं। कोई भी एग्जांपल लेता हूं, सी प्रोग्राम याद है? Yes, sir. या तो सी प्रोग्राम के अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम तो लिखते थे, लेकिन बहुत बार ना हम लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, सी के अंदर हम लोग यूज करते थे अलग अलग हेडर फाइल्स। यू रिमेंबर स्टूडेंट? Yes, sir. आपको तो पता है ना, सी के अंदर बहुत बार मैं string.h को यूज करता था, राइट? तो अगर मैंने मेरे प्रोग्राम में string.h को यूज किया है, या जावा की बात करूं तो याद है जावा के अंदर हम लोग पैकेजेस को इंपोर्ट करते थे, java.util, java.io, याद है आपको? अगर मैंने string.h को यूज किया है, तो string.h का भी जब मैं उसको इंक्लूड करता हूं ना, हैश इंक्लूड string.h, एक्चुअली string.h का मैं ऑब्जेक्ट कोड इंक्लूड करता हूं। और ऐसे तो मैं मेरे प्रोग्राम में मल्टीपल हेडर फाइल भी इंक्लूड करता हूं ना स्टूडेंट। सिर्फ string.h क्यों? आप याद करो, कभी कभी हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर math.h को भी इंक्लूड करते थे, राइट स्टूडेंट्स? तो अगर मैंने मेरे प्रोग्राम में math.h इंक्लूड किया, एक्चुअली में उसका भी ऑब्जेक्ट कोड इंक्लूड करता था। तो आपको दिख रहा है मेरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड, और ये जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, और आपको तो पता है ना लाइब्रेरीज मल्टीपल भी हो सकता है, राइट ना? और ये जो ऐसे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है उनके भी ऑब्जेक्ट कोड, समवन शुड बी देयर ना, जो इन सारे ऑब्जेक्ट कोड को मर्ज कर सके, कंबाइन कर सके, या लिंक बोलूंगा तो भी चलेगा। समवन शुड बी देयर जो इन सारे ऑब्जेक्ट कोड को एक दूसरे के साथ लिंक करेगा। और सारे ऑब्जेक्ट कोड को एक दूसरे के साथ लिंक करने का काम जो करता है, आपको पता चल गया रहेगा उसका नाम है लिंकर। तो यार कितना एकदम प्रॉपर डायग्राम है। लिंकर क्या करता है सर? मेरे प्रोग्राम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट कोड्स हैं उन सबको एक दूसरे के साथ लिंक करेगा, और लिंक करने के बाद, मर्ज करने के बाद, लिंकर अपने को देता है उनका फाइनली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो सारे ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करेगा और .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के देगा। ये पर्पस होता है लिंकर का, सारे ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करके एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करना। अच्छा, एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होने के बाद नेक्स्ट क्या सर? लिंकर तो मर्ज करेगा, exe फाइल बना के दे देगा। लिंकर का काम यहां पे खत्म। जिधर लिंकर का काम खत्म, वहां पे काम चालू होता है अपने लोडर का। याद है ना आपको, लोडर करके भी एक चैप्टर अपने को पढ़ना है। एक्चुअली के चैप्टर का नाम वही है, लोडर्स एंड लिंकर। लोडर ना लिंकर के बाद पिक्चर में आता है। मैंने हाइड कर दिया है, क्या मुझे कोई अनम्यूट करके बता पाएगा लिंकर ने क्या किया था? रे क्या बना के दिया था मुझे? ऑब्जेक्ट कोड्स को Executed. कंबाइन किया था, क्या बना के दिया था यार? एग्जीक्यूटेबल फाइल। बरोबर, कहने से लिंकर ने आपको बना के दिया था एक .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, राइट ना? यस सर। यार लोडर का काम, एज द नेम सजेस्ट, लोडर उस पर्टिकुलर
.exe फाइल को मेरे मेन मेमोरी के अंदर लोड करेगा। तो मेरे मेन मेमोरी के अंदर लोड करने का काम लोडर करता है, और जब मेन मेमोरी के अंदर वो फाइल आ जाता है तब जाके वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होता है। तो मेन मेमोरी के पास लाने तक का काम करता है मेरा पर्टिकुलर लोडर। बाद में जो ओएस है वो उस पर्टिकुलर कोड को कर देगा एग्जीक्यूट। मेन मेमोरी मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी। आपको तो पता है, जिसको कभी कभी हम लोग रैम मेमोरी भी बोलते हैं। तो रैम मेमोरी के अंदर मेरे ऑब्जेक्ट कोड को लोड करने का काम मेरे लोडर का होता है, तब जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इज इट क्लियर? यस सर। अभी मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे बताओ इन चारों में पहला काम कौन करेगा, दूसरा काम कौन करेगा, तीसरा काम कौन करेगा, चौथा काम कौन करेगा। माय फर्स्ट ऑप्शन इज कंपाइलर, माय सेकंड ऑप्शन इज लिंकर, माय थर्ड ऑप्शन इज असेंबलर, एंड माय फोर्थ ऑप्शन इज लोडर। टेल मी, इनमें पहला काम कौन करेगा? कंपाइलर पहले काम करता है अपना, लिंकर पहले काम करता है, असेंबलर पहले काम करता है, या लोडर पहले काम करता है? कंपाइलर। आइडियली कंपाइलर और असेंबलर दोनों में से एक रहेगा कोई भी। अगर असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा है तो असेंबलर रहेगा, हाई लेवल में लिखा है तो कंपाइलर रहेगा। याद है ना सबको स्टूडेंट? यस सर। तो कंपाइलर के बाद असेंबलर या असेंबलर के बाद कंपाइलर, दैट इज रॉन्ग। असेंबली है तो असेंबलर, हाई लेवल है तो कंपाइलर। तो पहले वो लोग काम करेंगे। वो काम करेंगे मतलब आपको तो पता है ना, वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके देंगे, राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट यस। कौन करेगा उनके ऊपर? लिंकर। लिंकर। एंड कैन आई से लिंकर मुझे जो exe फाइल बना के देगा उसको मेन मेमोरी के अंदर लोड करने का काम कौन करेगा? लोडर। लोडर। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? यस यस। सर। कंफर्म? तो यार ट्रांसलेटर को अगर मैं इग्नोर करूं तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड यू ऑलरेडी नो, ये तो अपने को आगे जाके डिटेल में चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, अभी जो छोटे छोटे डेफिनेशन है लेट मी कंप्लीट देम। इन 6 के बाद जो मेरा 7वां सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। यार अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं आपको क्या डेफिनेशन बताऊं? आपने तो ओएस करके पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है राइट ना लास्ट सेमेस्टर? यस। ओएस पढ़ा है ना आपने? यस सर। यस सर। आपको तो पता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। अरे हाँ भाई, इसके लिए तो इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ रहा हूं मैं। वो भी तो मेरा एक सॉफ्टवेयर है। एक मिनट, हाँ, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो आपको पता है, आपने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा रहेगा। कैन आई से इट क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। एग्री करोगे मेरे से? यस सर। आपको तो पता है ना, अगर मुझे कंप्यूटर के साथ इंटरैक्शन करना है तो मेरे रॉ मशीन में जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मैं मेरे कंप्यूटर के साथ, मैं मेरे हार्डवेयर के साथ इंटरैक्शन कर सकता हूं, राइट? यस सर। जो मेरा 8 सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका नाम है डिवाइस ड्राइवर।
अभी ना हम लोग विंडोज 11 वगैरह यूज कर रहे हैं। विंडोज 11 इज लेटेस्ट वन ना, या विंडोज 12? अभी कौन सा चल रहा है? विंडोज 11। 11। अभी हम लोग विंडोज 11 यूज कर रहे हैं। आई डोंट थिंक, क्योंकि विंडोज 10 के बाद है ना, उन्होंने डिवाइस ड्राइवर का फंडा हटा दिया। आप ओएस इंस्टॉल करो, ऑटोमेटिकली सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कभी इसके पहले वाले विंडोज के वर्जन कभी यूज किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा, अगर मैं कोई भी हार्डवेयर यूज कर रहा हूं ना, तो मुझे हार्डवेयर यूज करने के लिए हार्डवेयर का ड्राइवर पहले लोड करना पड़ता था। पता है आपको ये? यस सर। अरे इतना नहीं, जब विंडोज एक्सपी वगैरह होते थे ना, अभी आपने कभी यूज किया है कि नहीं आई डोंट नो, विंडोज एक्सपी के जमाने में पेन ड्राइव यूज किया ना, पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव का भी ड्राइवर पहले लोड करना पड़ता था, तब जाके वो पेन ड्राइव को डिटेक्ट करता था। तो प्रिंटर के लिए प्रिंटर के ड्राइवर्स लोड करने पड़ते हैं, कुछ कुछ प्रिंटर के ड्राइवर तो अभी भी लोड करने पड़ते हैं। स्कैनर यूज करना है तो स्कैनर के ड्राइवर लोड करने पड़ते थे, वेबकैम यूज करना है तो वेबकैम के ड्राइवर लोड करने पड़ते थे। ये जो हार्डवेयर के ड्राइवर्स उनको यूज करने के लिए मैं लोड करता हूं ना, दे आर कॉल्ड एज डिवाइस ड्राइवर। सर ये तो पता चला कि हार्डवेयर यूज करने के लिए, सर ये तो पता चला कि हार्डवेयर यूज करने के लिए उसका डिवाइस ड्राइवर मुझे लोड करना पड़ता है। लेकिन सर क्यों लोड करना पड़ता है? रीजन ये है, नॉर्मली आपके कंप्यूटर में, आपके मशीन में, आपको तो पता है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, हम लोग इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमेशा अपने लैंग्वेज में इंटरेक्ट करता है, जिस लैंग्वेज को टाइम बीइंग के लिए हम लोग बोलते हैं हाई लेवल कमांड्स। अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, इट में भी विंडोज का हो सकता है, लिनक्स का हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है, एंड्रॉइड ओएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेगा, विच इज कॉल्ड एज हाई लेवल कमांड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना लैंग्वेज है, विंडोज का अपना लैंग्वेज है, लिनक्स का अपना लैंग्वेज है, मैक का अपना लैंग्वेज है, वो अपने लैंग्वेज में कमांड भेजेगा, हाई लेवल कमांड भेजेगा। लेकिन बेचारे हार्डवेयर को वो हाई लेवल कमांड नहीं समझ में आते। हार्डवेयर को जो कमांड समझ में आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर स्पेसिफिक मशीन कमांड्स। मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओएस अपने लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेगा, लेकिन सामने वाले हार्डवेयर को ओएस का लैंग्वेज नहीं समझ में आता। सामने वाले हार्डवेयर को समझ में आता है उसका हार्डवेयर स्पेसिफिक कमांड समझ में आता है। तो समवन शुड बी देयर जो ओएस के लैंग्वेज को हार्डवेयर के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। डायग्राम अभी समझ रहा है सबको? तो ओएस के लैंग्वेज को हार्डवेयर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा मेरा डिवाइस ड्राइवर। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. जो नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एडिटर्स। एडिटर का डेफिनेशन उसने टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है, इट इज अ टूल, इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू राइट सोर्स कोड। मतलब ऐसा कोई भी टूल जिसके ऊपर मैं सोर्स कोड प्रोग्राम लिख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज एडिटर। आपको पता है ना, अगर आपने मेरे से सी पढ़ा है तो सी के प्रोग्राम मैंने लिखे थे नॉर्मली डेव सी प्लस प्लस विंडो के ऊपर, राइट? यस सर। या फिर आपने कॉलेज में वो ब्लू कलर का भद्दा सा वो टर्बो सी वाला भी विंडो यूज किया रहेगा, राइट ना? Yes, sir. यस या सर। अगर जावा का प्रोग्राम याद करूं तो कहने से जावा के अंदर हमने कोड लिखा था नोटपैड के ऊपर या नेटबीन्स के ऊपर। पाइथन को याद करूं तो कहने से पाइथन का भी खुद का आइडियल ही था, याद है सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो ऐसा कोई भी टूल
इंक्लूडिंग नोटपैड, क्योंकि जावा का कोड हम लोग नोटपैड के ऊपर लिखते थे, HTML का कोड नोटपैड के ऊपर लिखते थे, याद करो। ऐसा कोई भी टूल जिसके ऊपर मैं सोर्स कोड लिख सकता हूं, दैट टूल, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज एडिटर। तो एडिटर मतलब वो जिसके ऊपर सर मैं प्रोग्राम लिख सकता हूं, सोर्स कोड लिख सकता हूं। ओके। Yes, sir. एंड जो लास्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है अपना, उसका नाम है डीबगर्स। अच्छा, डीबगर का काम क्या है? अगेन थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा तो पिक्चर में आता है मेरा असेंबलर। अगर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा तो पिक्चर में आता है मेरा कंपाइलर। एग्री? असेंबलर कंपाइलर दोनों क्या काम करते हैं मुझे बताइए। ऑब्जेक्ट level. कोड कन्वर्ट करते हैं बरोबर। high level। कहने से वो अपने पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेंगे बताइए। ऑब्जेक्ट कोड। हाँ, बट एट द सेम टाइम उनका एक सेकेंडरी काम भी होता है। अपार्ट फ्रॉम कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, वो ना आपके प्रोग्राम के अंदर के एरर्स भी ढूंढते हैं। एग्री करोगे ना स्टूडेंट मेरे से? सी के अंदर जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते थे, जावा के अंदर जब प्रोग्राम को कंपाइल करते थे, तो वो एरर भी ढूंढने का काम करता था ना स्टूडेंट। Yes, sir. कहने से असेंबलर कंपाइलर अगर एरर फ्री है तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर मेरे प्रोग्राम में एरर है तो कंपाइलर असेंबलर का एक और काम होता है, वो आपको एरर मैसेज जनरेट करके देता है। लेकिन ये जो असेंबलर है, ये जो कंपाइलर है, आप सबको याद है, पता है, असेंबलर कंपाइलर जो भी जनरेट करता है वो हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट करता है। तो असेंबलर कंपाइलर अगर मुझे एरर मैसेज देगा तो एरर मैसेज भी किस में देगा मुझे बताइए। Low level language. अभी एरर मैसेज लो लेवल लैंग्वेज में अगर आया, 0 1 के फॉर्म में आया, तो मैसेज मुझे समझेगा नहीं, राइट ना स्टूडेंट? समवन शुड बी देयर ना, कि इसने जो एरर मैसेज दिया, लो लेवल लैंग्वेज में दिया, उसको समवन शुड बी देयर, उस एरर मैसेज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। कन्विंस्ड हो मेरे से? Yes, sir. एंड ये कन्वर्जन जो आपको करके देगा उसका नाम है डीबगर। डीबगर आपके सोर्स कोड को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करता, बस एरर मैसेज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसलिए देखो ना, एरर मैसेज नॉर्मली स्टैंडर्ड होते हैं, सेमीकोलन मिसिंग या कर्ली ब्रेसेस एक्सपेक्टेड, याद है सबको ऐसे मैसेजेस? यस सर। तो जो एरर मैसेज है उनको हम लोग को समझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है मेरा डीबगर, which is my last system software. Is this clear? Yes, sir. चलो, यस सर। पहले 7 तो मुझे लगता है, पहले 6 तो मुझे लगता है चैप्टर सी अपने को पढ़ना ही है। 7वें से जरा रिवाइज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है मुझे बताइए जरा। यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस बनता है। व्हाट इज द यूज ऑफ डिवाइस ड्राइवर? आप बोल रहे हो तो पढ़ के बोल रहे हो। डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है मुझे बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से कमांड जनरेट करता है मैंने बोला था? हाई लेवल कमांड। लेवल कमांड। परफेक्ट आंसर। लेकिन मशीन हार्डवेयर लेवल को, कमांड। बराबर, हार्डवेयर को तो उसके हार्डवेयर स्पेसिफिक कमांड समझ में आता है, राइट ना?
यस सर। तो चलो आंसर बताओ, किसको किस में कन्वर्ट करेगा डिवाइस या ड्राइवर? हाई लेवल कमांड्स को मशीन ओ लेवल कमांड। बरोबर। एडिटर मतलब चलो मैं ही बोल देता हूँ, जिसके ऊपर आप अपना सोर्स कोड लिखते हो, राइट ना? यस सर। डीबगर किसको किस में कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट? लो एरर लेवल मैसेज को ह्यूमन रीडेबल। बरोबर। कहने से एरर मैसेज को, जो कि नॉर्मली लो लेवल लैंग्वेज में रहेगा, उसको बंदे को समझ में आए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? मेरा डीबगर। तो अगर एरर आया तो डीबगर एक्टिव हो जाता है, एरर नहीं आया तो फिर डिबगर का काम नहीं है, असेंबलर कंपाइलर अपने ऑब्जेक्ट कोड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? यस सर। कुछ डाउट है किसी में? नो सर। ऊपर वाले मेन मेन तो क्लियर है ना अपने सब? चलिए सर फिर एक डाउट है। सर एक डाउट है, बोलिए। जो हेडर फाइल है उसका ऑब्जेक्ट कोड मतलब कैसे बनता है? तो हेडर कोई फाइल से प्रोग्राम। जब आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हो, यस तब सर। आप एक्चुअली उसका ऑब्जेक्ट कोड इंक्लूड करते हो, एंड दोज ऑब्जेक्ट कोड विल लिंक विथ योर प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड। तो जब आप लिखते हो ना इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, एक्चुअली आप उसका ऑब्जेक्ट कोड इंक्लूड करते हो। अभी आपको पता है कि नहीं याद नहीं, लेकिन पैकेजेस करके जावा में एक टॉपिक सिखाया था मैंने, याद करो। जब हम लोग खुद का भी पैकेज बनाते हैं तो सेम फोल्डर के अंदर उसका डॉट जावा और उसका डॉट क्लास दोनों फाइल मुझे रखने पड़ते हैं। वो जो ओके डॉट सर। क्लास फाइल होता है वही तो मेरा ऑब्जेक्ट कोड होता है। ओके, यस। चलिए लेट्स कंप्लीट द आंसर फटाफट। डायग्राम भी है, वो येलो में जो डायग्राम दिख रहा है गंदे हेडिंग में, सबको समझ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो आप डेफिनेशन लिखिए, नीचे वो भी बना दीजिए। ओके, होने के बाद मुझे बोल दीजिए डन करके, मैं स्लाइड चेंज करूंगा। चलिए स्टार्ट। डन सर। डन सर।
डन सर। सर पीछे का स्टार्ट के कारण लगता डन सर। डन सर। डन सर।
डन सर। डन सर। डन सर। डन सर।
डन सर। चलिए, हुआ सबका? नो सर। ठीक है। यस सर। बस वो डिबगर का ना आप डायग्राम बना दीजिए। वो है ना सबका, लिख के डिबगर सब। ये आपके रेफरेंस के लिए एक स्ट्रक्चर बना दीजिए डिबगर का। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। चलिए जैसे मैंने बोला यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है असेंबलर्स, जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। ठीक है, तो आज एज अ फर्स्ट लेक्चर इतना सफिशिएंट है मुझे लगता है डेमो के लिए। ओके, तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम विद असेंबलर्स। फाइन, ओके चलिए सर। बाय, थैंक यू सर। टेक केयर, थैंक यू। सर ड्राइव का लिंक आप एक बार भेज देंगे? हाँ, मैं अभी आज तो अपना डेमो लेक्चर है ना, 1-2 लेक्चर हो जाने दीजिए, देन आई ओके विल सर। शेयर द ड्राइविंग। ओके सर। ड्राइविंग मतलब इस बार जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब एओए की तरह होगा इस बार अपना सेशन। जो भी है सब कुछ वन नोट के ऊपर लिखा जाएगा। चैप्टर पूरा होने के बाद वन नोट का पीडीएफ बना के ना ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा आपके रेफरेंस के। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। यस, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। कौन है विद्यालंकार? जूम इंजीनियरिंग 3 जूम। सर। हाँ मैम, चलो क्लोज द हेलो। सेशन। या बाय सर। बाय।